बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज बहुत ही अहम खबरें हैं। एक तरफ तो हमने आपको बलूचिस्तान से अपडेट देनी है, जहां पर अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च पर अब एक तरफ खुद का हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उस पर हमलावर हैं। वो जाए तो किधर जाए, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको खैबर पख्तूनख्वा से खबर देनी है, वो भी आपको हिलाकर रख देगी कि वहां पर आज एक ड्रोन हमला हुआ है, जिसके अंदर खवातीन और बच्चों के हलाक होने की भी खबरें आ रही हैं। तीसरी तरफ पंजाब से आपको खबर देनी है, जहां से पता चला है कि बाजी मरियम ने किसी के घुटनों को हाथ लगाकर उसके घर जाकर माफी मांगी है और फिर वजारत आला जो है वो बची है। फिर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। यह खबर भी आपके सामने रखनी है। तो काफी सारी अहम खबरें हैं, उनकी तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बलूचिस्तान, जहां पर अख्तर मेंगल साहब का लॉन्ग मार्च हो रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको पता ही है कि किस तरीके से मारंग बलोच को पकड़ा गया, समी दीन बलोच को पकड़ा गया। बलोच खवातीन जो एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ा गया। ना सिर्फ पकड़ा गया, मैंने पहले भी आपको कहा था, उस तमाम पकड़ पकड़ाई के इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट किया गया। पहले एक एहतजाज हुआ, उस पर गोलियां चलाई गईं, लोगों की लाशें गिरी, फिर वो लाशें रखकर ये लोग एहतजाज कर रहे थे, फिर इन पर लाठी चार्ज किया गया। बाकायदा लाशें होने के बावजूद लाठी चार्ज किया गया और लाशें भी छीन ली गईं और बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया गया। समी बलोच साहबा को भी जब गिरफ्तार किया गया, कराची से हथकड़ियां लगाकर लाया गया। आल्दो के कपड़े उनके उजले थे, कपड़े उनको दिए गए, लेकिन हथकड़ियां लगाई गई। फिर मीडिया टॉक भी करने दी गई बड़े आराम से। तो मैं दोबारा ऑन द एक्सपेंस ऑफ रेपिटेशन ये कह रहा हूं कि मैं मारंग बलोच को या समी दीन बलोच को किसी का आलाकार नहीं कह रहा। वो यकीनन मासूम होंगी और अपनी जदोजहद कर रही हैं, लेकिन कोई ना कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और इस्तेमाल क्यों कर रहा है, आज आप देख लीजिए कि हमारे व्लॉग की पहली स्टोरी भी आज यही है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा माहौल जानबूझ के खड़ा किया गया है, वहां पर गिरफ्तारियां इस अंदाज से की गई हैं और पूरे का पूरा माहौल इस तरीके से कर दिया गया है कि उस माहौल के अंदर फिर अख्तर मेंगल साहब को एक लॉन्ग मार्च अनाउंस करना पड़ा। जाहिर है उन पर लोकल प्रेशर बड़ा होगा, वहां की खवातीन को गिरफ्तार किया गया है और आज तो काम आगे ही पहुंच गया। और दूसरी तरफ वो जो लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर एक शख्स अपने आप को बम बांध कर आ जाता है, उसको वो पकड़ने की कोशिश भी करते हैं और पकड़ने में तकरीबन कामयाब हो जाते हैं, तो वो अपने आप को उड़ा देता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी उस लॉन्ग मार्च के ऊपर हमलावर हो जाती हैं, मीन उनको रोकने के लिए, और वो उनसे भी नबरदजमा है। मतलब एक पूरी की पूरी हकीकी जंग हो रही है। दूसरे लफ्जों में ऐसे लग रहा है कि ये हकीकी सिचुएशन नहीं है, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म है, जो कि यकीनन नहीं है। ये सब कुछ हकीकी तौर पर हो रहा है, लेकिन हो इतना कुछ रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि ये बलूचिस्तान के अंदर सब कुछ एकदम से क्या शुरू कर दिया गया है। और मामलात इतने एस्केलेट कर दिए गए हैं कि आज, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे व्लॉग की पहली स्टोरी भी जो है वो बलूचिस्तान के बारे में है और हम आपको बता रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च है उसको पहले तो रोकने की कोशिश की गई। सरियाब टोल प्लाजा पर फोर्सेस ने उनके ऊपर धावा बोल दिया अख्तर मेंगल साहब के इस सारे जो लॉन्ग मार्च के प्रोसेस पर, और वहां तसादम हुआ। उसके बाद आगे अख्तर मेंगल साहब का जो जाहिर है मस्तोंग में अख्तर मेंगल साहब का ये जो लॉन्ग मार्च था, इस पर एक शख्स ने अपने आप को बम बांधकर हमला कर दिया। उसको पकड़ने में वो कामयाब हो गए या कामयाब होने के करीब थे, तो उसने खुद को उड़ा लिया और अपनी जान ले ली। तो ऐसे हालात के अंदर आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आज ये हाई मैं यही कहूँगा स्ट्रेस मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। और इस लॉन्ग मार्च के इर्द गिर्द अब चीज़ें घूम रही हैं, बलोच एक्टिविस्ट के इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं। तमाम खबरें इस चीज़ के इर्द गिर्द हैं कि वहाँ बलोच एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ बहुत बुरी है, कहीं तसादम हो रहा है, कहीं खारदार तारें लगाई जा रही हैं। अख्तर मेंगल ने कहा है कि लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकने के लिए हमारे टैक्स से जो है वो खारदार तारें लगी हैं। 26 नवंबर वाले एहतजाज में भी देखा, मगर मुजाहरीन फिर भी डी चौक पहुंचे। डी चौक जो हुआ, अल्लाह ना करे इस पुरअमन एहतजाज के साथ भी हो। बेहतर यही है कि मुजाहरीन को एहतजाज का हक दें और उन्हें सुने। अब ये अख्तर मेंगल साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इसके बारे में लोगों की राय है या डिस्कशन है या तज्जिया है लोगों का, और कुछ इसमें अख्तर मेंगल साहब की राय भी शामिल है। लोग डर रहे हैं कि इसके साथ भी अंजाम 26 नवंबर वाला तो नहीं करना, लेकिन जो भी करना है ये आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान के निजामुद्दीन साहब इस काम में कम अज कम कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट कर दिया और एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है पैरेलल, अब जिस पर आप और हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, और वो हमारा इस टाइम कंसर्न नंबर 1 बन चुका है। अब आगे चलते हैं, ये खबर तो आपके सामने रख दी। अब अगली खबर जो है वो कोयटा से रिलेटेड ही है। कोयटा में जो है वो इंटरनेट सर्विस बंद रही है आज फिर, और ये मैं ये कहूँगा कि पिछले कई दिनों से बंद है। उस सारे इलाके के अंदर इंटरनेट सर्विस को बंद किया, जिससे एक और खौफ व हरास और अनसर्टेनिटी का एलिमेंट लोगों के अंदर है। अगर हम गवादर के एरिया की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक बम लगाकर गाड़ी को उड़ाया गया है और टारगेट की गई है पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी, और कहा जा रहा है कि उसमें 8 के करीब जवान थे और वहाँ से शहादतों की और ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। ये एक ख़तरनाक खबर है। फिर कराची से
ग्रेनेड के साथ अटैक किया गया है सीटीडी कराची की जो एक बिल्डिंग थी या गाड़ी थी उसको, और वहाँ से भी कैजुअलिटीज़ की, शहादतों की इतलात आ रही हैं। फिर अननोन इंडिविजुअल्स ने फायरिंग कर दी क्लिफ्टन एरिया में, कराची में क्लिफ्टन एरिया में सिंध पुलिस के ऊपर, और ये तीसरा वाक़या आज गवादर, उसके बाद सीटीडी कराची, और उसके बाद क्लिफ्टन पुलिस जो है या सिंध पुलिस के ऊपर क्लिफ्टन के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, वहाँ से भी ज़ख्मी या कैजुअलिटीज़ की इतलात हैं। तो एक तरफ ये माहौल है, दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया अख्तर मेंगल साहब का लॉन्ग मार्च, उसके ऊपर तसादम, मार कुटाई, और फिर वहाँ पर एक खुद को बम बांध कर बंदा पहुँच गया और उसने अपने आप को उड़ा भी लिया। अगर वो अपने आप को ना उड़ाता तो स्टेज पर पता नहीं किस किस को उड़ाता, ये माहौल। और अब चलते हैं सीधे आपको लेके मर्दान। जी हाँ, मर्दान में, जो कि बिल्कुल भी कोई वजीरस्तान नहीं है, बल्कि मर्दान बहुत करीब है इस्लामाबाद के, अगर आप देखें पेशावर के भी करीब है, जाहिर है। मर्दान में एक नहीं बल्कि 3 ड्रोन हमले हुए हैं। इन 3 ड्रोन हमलों के अंदर 9 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, और ये जो 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं इसमें 2 खवातीन और एक नौअमर नौजवान या बच्चा भी था। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या जो फ्रंटियर के सारे इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन हमलों की जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ड्रोन हमलों से माजी में हो चुकी हैं। अब ये पाकिस्तान का अपना इंडिजिनस हमला लग रहा है, क्योंकि इसके बाद बैरिस्टर सैफ ने तो इसकी जिम्मेदारी भी तकरीबन कबूल कर ली और इसके ऊपर एक बयान दाग दिया। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये जो 3 ड्रोन हमले हुए, इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 9 अफराद टोटल जाँ बहक हुए, 2 खवातीन और एक नौअमर लड़का या बच्चा। और मुतासरीन ने, जो फैमिलीज थी, विक्टिम थे, उन्होंने अपनी लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू किया। डॉक्टर अमजद अली, गालिबन ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर वो मशहूर ज़माना तकरीर की थी जिसमें कहा था कि मज़ा तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। मतलब बहुत ही पुरजोश और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले इंसान है डॉक्टर अमजद अली। उन्होंने फिर जाए वकुआ पर जाकर, जहाँ पर एहतजाज हो रहा था, उस जाए वकुआ पर पहुँच कर मुजाहिरीन से बातचीत की, उनकी अशकशोई की, उनको ये यकीन दिलाया कि हमारी हुकूमत इस पर रिएक्ट भी करेगी और इन्वेस्टिगेट भी करवाएगी। और फिर मुजाहिरीन ने गालिबन वहाँ से सड़क पर जो लाशें रखकर मुजाहरा कर रहे थे उस मुजाहरे को ख़त्म किया और जनाजा या लाशें दफनाने की तरफ उन्होंने काम शुरू किया। ये सूरत हाल आज मर्दान के अंदर बनी। अभी ये सिचुएशन अंडर डेवलप ही थी या डेवलप ही हो रही थी कि बैरिस्टर सैफ ने बयान दाग दिया। उन्होंने आकर कहा कि हमें टेररिस्टों के मौजूद होने की इत्तला थी, शरपसंदों की, जिस वजह से ये हमला हुआ, क्योंकि वो शहरी आबादी के करीब थे मौजूद जहाँ पर हमला किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर खवातीन और नौअमर बच्चा जो है वो भी जद में आए। अब ये समझ से बाहर है कि ड्रोन जो वेपन है वो कब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आ गए। उनके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस है। तो ये काम अगर करना है तो मरकजी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर करें, ये काम अगर करना है तो डीजी ISPR करें। इसमें समझ से बाहर है कि बैरिस्टर सैफ को ये उंगली लेने की क्या ज़रूरत थी इस चीज़ के अंदर, और वो खामखा ड्रोन हमलों पर इमरान खान की पॉलिसी को जानते समझते बूझते हुए भी खामखा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर ये वजन क्यों लाद रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वहाँ पर कोई दहशतगर्द था तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर कोई हमारे मुल्क के खिलाफ है, लेकिन फिर जिसने किया उसको ओनरशिप लेनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ को क्या पता कि वहाँ कौन था और क्या कार्रवाई की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तो ना ये टेक्नोलॉजी है, ना ये असर रसूख है, ना ड्रोन चला सकती है। तो जिन्होंने चलाया है या तो फिर वो बैरिस्टर साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ओनरशिप लें और बताएं कि ये टिप मिली थी, ये दहशतगर्द था, ये इसका बैकग्राउंड था, इसने पाकिस्तान को या पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तान के इदारों को ये नुकसान पहुंचाया था, इसलिए इसे टारगेट किया गया है। और फिर सिविलियन और बच्चों को, जाहिर है हर सूरत ये इंसान है, जब ये इंसान जाँ बहक होते हैं तो फिर इसकी रेमिफिकेशंस होती हैं। उनके घरों वाले जो हैं वो रियासत से और ओवरऑल सिचुएशन से जितने नाला होते हैं उससे आपको पता है जो नए फिर मामला ब्रीड होते हैं वो हमसे बेहतर कौन जानता है। हमने 85,000 जो हैं वो लाशें हमने उठा रखी हैं, और हमसे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई जानता है कि इन तमाम चीज़ों के बाद में आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें बैरिस्टर सैफ के बयान की ना मुझे कोई समझ आई, ना कोई तुक समझ आई, ना टाइमिंग की समझ आई कि वो इसमें हवाले दे रहे हैं और वो इसकी ओनरशिप ले रहे हैं। ज़रूर लें, अगर कोई वाकई वहाँ पर सर्टिफाइड दहशतगर्द थे तो मैं नहीं कह रहा कि ना लें, लेकिन एक तो सिविलियंस की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए जिनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूरों का, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आवाम के सामने रखनी चाहिए। इस तरीके से एक सूबाई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जिसको कोई पता नहीं है उस सारी चीज़ के बैकग्राउंड का, उसे आकर वो सारी जिम्मेदारी सूबाई गवर्नमेंट के सर पर नहीं थोप देनी चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं।
अगली खबर जो है वो भी इन्हीं इलाकों से रिलेटेड है और वो खबर ये है कि 1 अप्रैल से अफगान शहरियों को हिरासत में लेने और मुल्क बदर करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये मोहसिन नकवी कह रहे हैं और इस्लामाबाद से फिर इस्लामाबाद जो है वो इन जो ये अफगान शहरी होंगे इनको इनके वतन वापस भेजने के लिए सूबों की मुकम्मल मदद करेगी वफाकी हुकूमत, और सूबों से भी गुजारिश की है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल मदद करे। ये मोहसिन नकवी का बयान है। मतलब कि अब लोगों को हिरासत में लेके मुल्क बदर किया जाएगा, अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा और 1 अप्रैल से इस पर काम सख्त किया जाएगा, ये मोहसिन नकवी का कहना है। उसके साथ ही सहरिश मान यंग सहाफ़ी हैं, अच्छा लिखती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट की जानब तेज़ी से गामजन है। इस्लामाबाद से गुजरांवाला जीटी रोड पर पुलिस रास्ते में जगह जगह नाका लगाए खड़ी है। प्राइवेट या पब्लिक जो भी गाड़ी है इसे रोककर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। पूछने पर पुलिस एहलकार ने बताया कि अफगानी तलाश कर रहे हैं, इनकी कस्टडी चाहिए। जाहिर है अगर आप इसे मिलाकर पढ़े मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के साथ तो बयान यही बनता है फिर कि जैसे मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि इनको वापस ज़बरदस्ती भेजना है, तो अब पूरे मुल्क के अंदर तूल अर्ज़ के अंदर अफगान सिटीजन्स को जो है वो चेक किया जा रहा है और उनको पकड़कर फिर अफगानिस्तान मुल्क बदर करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सिचुएशन अगेन मैं दोबारा यही कह सकता हूं कि अगर बहुत ज़रूरी है, जैसे इमरान खान साहब ने जेल में कहा था कि अगर लोगों को उनके मुल्क भेजना ज़रूरी है तो उसमें इंसानी मामलात को मद्देनज़र ज़रूर रखा जाए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेरिका में आजकल सदर ट्रंप जब लोगों को डिपोर्ट करते हैं तो यहाँ भी ये बात होती है कि जो गैर कानूनी भी भले आए हैं लेकिन उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए जब आप उनकी डिपोर्टेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ये लोग डेकेड्स से पाकिस्तान में रह रहे हैं, दहाइयों से, और इनको अगर आप ह्यूमिलिएटिंग वे से वापस भेजेंगे तो बजाय इसके कि ये वहाँ पाकिस्तान के दोस्त हों सरहद के पार, पाकिस्तान खामखा अपने दुश्मन सरहद के पार ब्रीड करेगा। पहले ही हमें कोई ख़ास कमी नहीं है दोस्तों के बारे में या दुश्मनों के बारे में, तो इसलिए बहुत ही मोहतात होना चाहिए। इमरान खान साहब की भी जेल से यही इंस्ट्रक्शन थी। अगली खबर आपके सामने, साबिक आईजी पुलिस तारिक खोसा ने द न्यूज़ में एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हार्ड स्टेट बनने की बजाय हमें हार्ड रियलिटीज़ को फेस करना चाहिए। हमें हार्ड स्टेट नहीं बनना चाहिए बल्कि हमें हार्ड रियलिटीज़ को फेस करना चाहिए। सख्त जो रियासत बनने की बजाय सख्त हकीकत का सामना हम क्यों नहीं करते। एक ऐसी सियासी अरेंजमेंट जो वसी पैमाने पर नाजायज़ समझी जाती है, स्टैब्लिशमेंट और डीप स्टेट की हमायत याफ्ता होती है, कभी भी शहरी उसकी हमायत नहीं करते, शहरियों का एतमाद उसे हासिल नहीं होता। और जब शहरियों का एतमाद ऐसी रियासत को या ऐसी रजीम को या ऐसे अरेंजमेंट को ना हो जिसे शहरी नाजायज़ समझते हों, तो फिर ना वो सख्त रियासत बन सकती है, ना टेररिज्म से निपटा जा सकता है, ना कुछ और। तो अगर आपने टेररिज्म और तमाम चीज़ों से निपटना है तो सख्त रियासत बनने की बजाय सख्त हकीकत का सामना करें और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। अवाम की जो अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अवाम की मंशा के मुताबिक उसको आने दें, जिसके पास अवाम का एतमाद हासिल हो, और फिर वो मुश्किल फैसले करें। और जो काम आप सख्त रियासत बन के करने की कोशिश कर रहे हैं वो अवाम को साथ मिलाकर करेंगे तो हो सकेगा, सख्त रियासत बन के करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकेगा। अमेरिका से अगली खबर आपके सामने रखते हैं। राहुल आर ओ खन्ना, राहुल तो इनका नाम नहीं, मेरा ख्याल रोहित खन्ना है, ये इन्होंने भी अब ट्वीट कर दिया है। ये कांग्रेस मैन है, कांग्रेस मेंबर हैं न्यूयॉर्क एरिया से। इन्होंने अब ये कहा है कि मैं भी पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खड़ा हूं जो विल्सन और जिमी पनेटा के साथ। और ये दोनों वो कांग्रेस मेंबर्स हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए एक बिल लेकर आए हैं, और जिस बिल में इन्होंने ये तकाजा किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन पर पाबंदियां लगाई जाएं, वीज़े की पाबंदियां, सफरी पाबंदियां उन पर लगाई जाएं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से उन पर अमेरिका में संगीन पाबंदियां लगाने का बिल जमा करवाया गया है। पहले मैंने जैसे आपको कहा कि कांग्रेसमैन जो विल्सन और कांग्रेसमैन पनेटा इन्होंने किया था ये बिल, अब आरू खन्ना भी इसमें आ गए हैं। और इतलात ये हैं कि आने वाले दिनों में मजीद कांग्रेस मेंबर्स जो हैं वो इसको साइन करने जा रहे हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो आपके सामने वो ये रखनी है कि जो मुनीफ फारूक साहब हैं उन्होंने अब ये कहा है कि जो पीटीआई है उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो कांग्रेस के अंदर बिल आया है जो विल्सन का और कांग्रेस मेंबर पनेटा का। अब ये मुझे समझ नहीं कि पीटीआई को ये खमियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक बिल आता है, अमेरिकी कांग्रेसमैन लेकर आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से इसकी ऑफिशियल ओनरशिप भी नहीं लेती, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद जो टाउट हैं वो धमकियां जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लगा रहे हैं कि जो भी दुनिया में होगा खमियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, आप ही के सर डालेंगे। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि तहरीक इंसाफ कुछ करे या ना करे, हर सूरत खमियाजा तहरीक इंसाफ को ही भुगतना पड़ना है। तो जो जनरल साहबान है वो जरा इन टाउटों के हालात चेक कर लें, और इसका मतलब है कि ये उनके लिए
दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा ढूंढ रहे हैं और लोग फिर ये समझेंगे कि जब कुछ ना करके भी सज़ा मिलनी है तो फिर कर ही गुजरो। तो इस तरह के लोग अगर कम बोलें तो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा होगा। जब जब ये बोलते हैं तो उनका ये नुकसान करते हैं, बाकियों का तो करते ही करते हैं। आखिरी खबर आपके सामने क्विकली रखते हैं। हमारे मामलात मैंने आपके सामने बलूचिस्तान के रख दिए, मैंने आपके सामने मर्दान के रख दिए, मैंने आपके सामने कराची के रख दिए, गवादर के रख दिए। हमारा ये मामला चल रहा है, हम लाशें उठा रहे हैं, शहादतें उठा रहे हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे के जानी दुश्मन समझे जाने वाले चीन और भारत अब मजीद करीब आ रहे हैं और चाइना की BYD कंपनी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और पार्टनर बन रही है भारत के साथ और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। गाड़ियों के पुर्जों से रिलेटेड और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हैं वो वहां पर बनेगी और दुनिया की जो मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी है उसकी ये फैक्ट्रियां होंगी जो BYD लगाने जा रही है $10 अरब की खतीर इन्वेस्टमेंट के साथ। तो हिंदुस्तान और चाइना भी करीब आ रहे हैं जो अजल के दुश्मन थे एक दूसरे के, और हम और अफगानिस्तान जो करीब होते थे हम दूर जा रहे हैं। मैंने मामलात आपके सामने बता दिए हैं जिनको हम मुल्क से निकाल रहे हैं। ओवरऑल खित्ते की सिचुएशन हमारे साथ क्या हो रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हमने फिर भी सख्त रियासत बनना है, हमने हकीकत का अदराक नहीं करना। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।